हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड रीसेंट केस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच इज़ स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। अब ये केस स्पेसिफिकली क्लैट पीजी 2026 के लिए बहुत रेलिवेंट है। वाई? बिकॉज नंबर वन, यहाँ पर बहुत एक्सटेंसिवली कोर्ट ने आर्टिकल 200 में गवर्नर की पावर्स को डिस्कस करा है, उसकी पावर्स भी एंड देन उनकी लिमिटेशंस भी। एंड सेकेंडली, दिस केस हैज़ रेज्ड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज़ द जुडिशियल एक्टिविज्म, सम अदर्स कॉल इट जुडिशियल ओवररीच। खैर, हमें इसमें नहीं पढ़ना कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है या जुडिशियल ओवररीच है। फॉर क्लैट पीजी 2026 वी शुड बी क्लियर विद कि इस केस के क्या फैक्ट्स थे, उसमें गवर्नमेंट की क्या कंटेंशंस थी, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की क्या कंटेंशंस थी, देन वील गो कि कोर्ट ने इश्यूज क्या फ्रेम करे एंड फाइनली कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। सो दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। नाउ बिफोर गोइंग इनटू द जजमेंट थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लेते हैं। एज वी ऑल नो, इंडिया में एक फेडरल स्ट्रक्चर चलता है। फेडरल होता है कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर्स है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने स्टेट के लिए लॉ बनाती है। पर यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम फॉलो होता है ना, वो यूएसए जैसा एक्सट्रीम और रिजिड नहीं है। यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट है इट हैज स्लाइटली मोर पावर्स एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। इसका एक एग्जाम्पल आता है गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को लेके। अब वैसे तो गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, लाइक द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन। तो जितना भी स्टेट में काम होता है वो गवर्नर के नाम पे होता है। बट हियर इज द कैच। क्या कैच है कि जो गवर्नर है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 155 एंड दैट टू ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर सिंपल सी भाषा में देखें तो जो सेंटर है वो स्टेट के गवर्नर को पिक करती है और उन्हें पोजीशन देती है। अब दिक्कत क्या आती है कि आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग जो गवर्नर है ही मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट इन सर्टेन मैटर्स वेयर डिस्क्रिशन इज एक्सप्लिसिटली अलाउड। अब पर रिसेंट टाइम में हमने क्या देखा कि जो गवर्नर है ना वो सेंटर का पॉलिटिकल एजेंट की तरह वर्क कर रहे हैं, स्पेशली इन ऑपोजिशन रूल स्टेट्स। अब एक सेम पैटर्न चल रहा है कुछ स्टेट्स में, फॉर एग्जाम्पल इन तमिलनाडु, इन केरला एंड इन पंजाब। यहाँ पर क्या होता था कि स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल पास करती थी, वो बिल वो गवर्नर को देती थी फॉर द एसेंट, क्योंकि उसकी एसेंट के बाद ही दैट बिल बिकम्स एन एक्ट। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम डील करेंगे आर्टिकल 200 में। अब इसमें गवर्नर क्या करता था कि वो कुछ करता ही नहीं था, ही जस्ट सिट्स ऑन द बिल्स, ही नाइदर एक्सेप्ट्स इट नॉर ही सेंड्स इट टू द प्रेसिडेंट एंड नॉर ही सेंड्स इट बैक टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। तो इसकी हिस्ट्री में जाने से पहले हम थोड़ा सा आर्टिकल 200 देख लेते हैं बिकॉज दिस जजमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट आर्टिकल 200। तो आर्टिकल 200 में वेयर अ बिल हैज बीन पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, देन द गवर्नर शैल डिक्लेयर, यू हैव टू टेक नोट ऑफ दिस वर्ड शैल, मतलब अर्जेंसी है दैट ही शैल डिक्लेयर दैट आइदर ही असेंट्स टू द बिल, नंबर 1, या तो वो हाँ बोल दे, बिल सिंपली एक्ट बन जाएगा, नंबर 2 ही विदहोल्ड्स असेंट देयर फ्रॉम, एंड नंबर 3 he reserves the bill for consideration of the president। अब अगर वो अपनी एसेंट विदहोल्ड करता है तो उसका जो प्रोवाइजो है वो बोलता है कि गवर्नर में एज सुन एज पॉसिबल को नोट करना है बिकॉज अगेन इट शोज अर्जेंसी। आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ हिम ऑफ द बिल फॉर एसेंट, रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। सो मनी बिल इज एन एक्सेप्शन। मनी बिल के केस में ही हैज टू पास द बिल together with a message requesting that house will reconsider the bill। ये अभी फिलहाल हमने देखा कि अगर मनी बिल नहीं है तो 3 ऑप्शंस होते हैं,
या तो वो एसेंट करे, या वो विदहोल्ड एसेंट करे, या फिर वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर दे. हाउएवर इफ ही विदहोल्ड्स द एसेंट तो उसे एज सून एज पॉसिबल स्टेट लेजिस्लेचर को वो बिल वापस भेजना है. सो नाउ लेट अस कम टू द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड सी कि यहाँ पर हुआ क्या था. सबसे पहले ये चीज़ याद रखना कि ये 2 जजेस बेंच थी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केस. तो वहाँ पर क्लैट पीजी में दे कैन स्पेसिफिकली आस्क क्वेश्चंस कि जो बेंच थी वो कितने जजेस की थी एंड हु ऑल वर अ पार्ट, बिकॉज समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया ऑल्सो. सो देयर वॉज 2 जजेस बेंच and Justice J.B. Pardiwala and Justice R. Mahadevan, they gave the judgment. So अगर इसका फैक्चुअल बैकग्राउंड देखें, सो तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में जहाँ पर DMK की पावर थी, दे पास्ड 12 बिल्स बिटवीन 13 जनवरी 2020 एंड 28 जनवरी 2023. पर यहाँ पर हुआ क्या कि जो गवर्नर थे डॉक्टर आर एन रवि, इन्होंने इस बिल्स पे कोई एक्शन नहीं लिया. और ये जो सारे बिल्स थे ये मोस्टली रिलेट करते थे एजुकेशनल सेक्टर से. फॉर एग्जांपल द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी एंड देन हायर स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशनल सेक्टर, ये मोस्टली वहाँ से बिल्स रिलेट कर रहे थे. पर गवर्नर इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा था. तो फाइनली जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो 31 अक्टूबर 2023 को, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 31 अक्टूबर 2023 को एक रिट पिटिशन फाइल करती है अंडर आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 में हम कब जाते हैं, जब हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा होता है. स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 14 है वो वायलेट हो रहा था. वाई? बिकॉज द गवर्नर वॉज एक्टिंग आर्बिट्रेरीली ड्यू टू इनएक्शन ऑन बिल्स. And as per Article 200, he had to take any of the 3 options, but वो कुछ नहीं कर रहे थे. So the governor's action was arbitrary. Now the writ was filed on 31 October 2023, and on 10th November 2023, the Supreme Court issued notice. And when they issued notice, governor एकदम से action में आता है. And on 13 November 2023, he returned 10 bills for reconsideration to the State Assembly, and 2 bills वो रिजर्व कर लेते हैं for President. अब जो वो 10 बिल्स रिकन्सिडर करने को देते हैं स्टेट असेंबली को, वो स्टेट असेंबली रीपास कर देती हैं विदाउट एनी अमेंडमेंट एंड देन सेंड देम अगेन टू द गवर्नर. अब इस पे गवर्नर क्या करते हैं, वो उन 10 बिल्स को भी दोबारा रीपास बिल्स को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं. अब हमने आर्टिकल 200 के प्रोवाइजो में क्या पढ़ा कि अगर गवर्नर वो बिल रिकंसिडर करने को देता है स्टेट लेजिस्लेचर को एंड द स्टेट लेजिस्लेचर passes the bill again without amendment and presents it to the governor for assent, the governor shall not withhold assent therefrom. It means he is bound to give the assent, right? अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि इन्होंने वो जो 10 रीपास्ड बिल्स थे उन्हें प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया. तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये कंटेंशंस रेज करी कि आफ्टर द असेंबली रीपासेस द बिल, द गवर्नर इज बाउंड टू ग्रांट असेंट. वॉज इट जस्टिफाइज दैट इट डिड नॉट ग्रांट असेंट? नंबर 2, अगर वो हमने रिकंसिडर करा है बिल और हमने फिर से सेम बिल पास करा है विदाउट अमेंडमेंट, तो आप उसे प्रेसिडेंट के लिए कैसे रिजर्व कर रहे हो? आपकी तो ड्यूटी बनती है कि आप उसे असेंट दो. सो इज इट नॉट द कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर? नंबर 3, आप 3 साल से बिल पे ऐसे बैठे हो, आपने कोई एक्शन नहीं लिया है. सो यू कैन नॉट किल अ बिल बाय सिटिंग इनडेफिनेटली विदाउट एक्शन. यहाँ पर गवर्नमेंट के पास पॉकेट वीटो नहीं है. पॉकेट वीटो क्या होती है? ये एक यूएस का कॉन्सेप्ट है जहाँ पर अगर यूएस के जो लेजिस्लेचर है वो बिल पास करती है एंड देन दे सेंड इट टू द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट जस्ट कीप्स इट इन हिज पॉकेट. ही डज नॉट डू एनीथिंग, ही सिट्स आइडली ऑन द बिल. तो जैसे ही लेजिस्लेचर का सेशन खत्म होता है वैसे ही वो बिल लैप्स हो जाता है. बट ये वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं चलता. इन इंडिया अ बिल डज नॉट लैप्स एंड द गवर्नर or the president has no pocket veto. Also, they do not have
absolute veto also. Absolute veto is the situation where they can straight away say no, that we are not passing the bill. For example, the state legislature passes a bill, they send it to the governor or the president, and the governor or the president, they straight away refuse that we will not give assent. तो यहाँ पर ना तो पॉकेट वीटो है ना एब्सोल्यूट वीटो है. देन उनकी अनदर कंटेंशन थी कि गवर्नर कैन नॉट इंडेफिनेटली डिले एसेंट. आर्टिकल 200 की जो लैंग्वेज है, इट सेज दैट दे मस्ट एक्ट एज सून एज पॉसिबल. सो विद होल्डिंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइम फ्रेम, इट इज इलीगल एंड आर्बिट्रेरी. देन उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा. उन्होंने बोला कि आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग द गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट इन सर्टेन मैटर्स वेयर डिस्क्रिशन इज एक्सप्लिसिटली अलाउड. अब डिस्क्रिशन किन केसेस में अलाउड हो सकती है? जैसे एक हम अगर आर्टिकल 200 का सेकेंड प्रोवाइजो पढ़े, वहाँ पर ये बोलते हैं कि द गवर्नर शैल नॉट असेंट टू बट शैल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एनी बिल विच in the opinion of the governor, if such bill is passed, it will affect the powers of the high court. तो वहाँ पर गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से विदाउट एक्टिंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. दूसरी बात इन्होंने बोली कि जो आर्टिकल 168 है विच टॉक्स अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वहाँ पे एक मोस्ट इंटीग्रल पार्ट है गवर्नर. मतलब गवर्नर इज द पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. अब क्योंकि वो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है, सो ही हैज टू एक्ट इन कॉन्सोनेंस विद द स्टेट लेजिस्लेचर एंड एज अ फ्रेंड एंड फिलोसोफर, और उसे एनिमी की तरह, एक रोड ब्लॉक की तरह स्टेट लेजिस्लेचर के रास्ते में नहीं आना है. देन उन्होंने कंटेंशन रेज करी कि जो गवर्नर है, ही मस्ट एक्ट रिस्पेक्टिंग डेमोक्रेटिक विल ऑफ इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट. जो स्टेट गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, उन्हें लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट करा है. तो अगर उन्होंने कोई बिल पास करा है और आपको वो रिकंसिडर कराना है, तो आपको वो एक रीजन्ड डिसीजन देना पड़ेगा. आपको बताना पड़ेगा कि वो रिपग्नेंसी है विद द सेंट्रल लॉ, तो वो कैसे है, उस रिपग्नेंसी का नेचर क्या है, तो वो डिटेल में बताना पड़ेगा. आप सिंपली आर्बिट्रेरीली एक्ट करके वो ये नहीं बोल सकते कि मैं इस पे असेंट नहीं दे रहा हूँ या फिर आप ये बिल दोबारा कंसिडर करिए, अनलेस यू गिव सफिशिएंट रीजंस फॉर द सेम. एंड अनदर थिंग दैट वाज डिस्कस्ड इन दिस केस वाज कि जो आर्टिकल 200 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही मिलता है फ्रॉम सेक्शन 75 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अब यहाँ पर सेक्शन 75 में ये वाली बात थी कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है. दैट वाज रिटन इन सेक्शन 75, बट दिस वर्ड इज मिसिंग इन आर्टिकल 200. So this thing makes it clear that the governor is not allowed to exercise his discretion. He has to act on the aid and advice of the Council of Ministers unless he is expressly allowed to exercise the discretion. तो ये सारी कंटेंशंस थी तमिलनाडु की. अब हम देखते हैं गवर्नर की क्या कंटेंशंस थी. इनकी कंटेंशंस थी कि जो बिल है, अगर ये रिपग्नेंट होता है टू सेंट्रल लॉज, तो हम इसे रिजर्व कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंट. एंड देन गवर्नर कैन रिजर्व बिल्स फॉर प्रेसिडेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट या कॉन्फ्लिक्ट है. देन कॉन्स्टिट्यूशनल डज नॉट प्रिस्क्राइब अ स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम फॉर गवर्नर्स डिसीजन मेकिंग, सो दे कैन टेक देयर ओन टाइम टू डिसाइड द केस. And fourthly, in matters involving constitutional questions, the governor can use his discretion. तो इन दोनों की बातों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इश्यूज फ्रेम करे. नंबर 1, कैन गवर्नर indefinitely withhold assent? Number 2, can governor reserve the bills after they have been repassed by the assembly? इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 200 का प्रोवाइजो क्या बोलता है. नंबर 3, क्या इंडिया में पॉकेट वीटो या एब्सोल्यूट वीटो जैसा कोई कॉन्सेप्ट है? नंबर 4, क्या कोई प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम है मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर उसकी लैंग्वेज में जिसके अकॉर्डिंग गवर्नर को एक्ट करना चाहिए? नंबर 5, इज द गवर्नर बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? नंबर 6,
क्या जो गवर्नर का डिले है विदाउट गिविंग एनी रीजंस, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल? नंबर 7, आर द गवर्नर्स एक्शंस ओपन टू जुडिशियल रिव्यू? And number 8, what is the role of president under article 201? Is there any guidance on president's discretion? अब आर्टिकल 201 तब अप्लाई होता है जब गवर्नर जो बिल है वो रिजर्व कर देता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि आर्टिकल 201 में प्रेसिडेंट का क्या रोल है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी, इनका बहुत हद तक ये ऑब्जेक्टिव था कि ये एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर बता दे कि आर्टिकल 200 में गवर्नर को कैसे एक्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एलैबोरेटिवली गवर्नमेंट की ड्यूटीज को डिस्कस करा। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 200 में 2 वर्ड्स हैं, शैल एंड एज सून एज पॉसिबल। इसका मतलब है देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। As soon as possible means action must be prompt and without any unnecessary delay. तो आप 3 साल तक बिल पे ऐसे नहीं बैठे रह सकते. You have to take an action. And what actions you can take? There are only 3 actions that you can take. Either you assent, or you withhold, or you reserve at first instance only. And if you declare that you are withholding the assent, then as per the proviso, आपको एज सून एज पॉसिबल वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर को भेजना पड़ेगा फॉर रिकंसिडरेशन। एंड इफ द स्टेट लेजिस्लेचर रीपासेस द बिल विदाउट अमेंडमेंट, then the governor must grant assent. They cannot reserve it again for the president. Number 2, Constitution does not recognize pocket veto or indefinite action. The government must act decisively in a time bound manner. अब टाइम बाउंड मैनर में अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक टाइमलाइंस नहीं दी है विद इन विच द गवर्नर शुड एक्ट, बट बिकॉज एज सून एज पॉसिबल लिखा हुआ था, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि इन्होंने कुछ टाइमलाइंस फ्रेम कर दी कि इतने टाइम में गवर्नर को एक्ट करना है. इफ ग्रांटिंग एसेंट और एक्टिंग ऑन द कैबिनेट एडवाइस, देन द गवर्नर मस्ट टेक डिसीजन विद इन 1 month. एंड इफ दे आर विदहोल्डिंग एसेंट अगेंस्ट द एडवाइस, तो इन्हें या तो 3 महीने में बिल रिटर्न करना है टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन, या विद इन 3 months में दे विल रिजर्व इट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. And if the bill is reenacted by the assembly after reconsideration, then they have to mandatorily give assent within 1 month. तो ये इन्होंने टाइमलाइंस फ्रेम कर दी, और इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ कर सकती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है. सो डज इट अमाउंट टू जुडिशियल लेजिस्लेशन वेयर दे आर फ्रेमिंग अ लॉ which is not expressly provided by the legislature, or they are just filling the vacuum. So that is the discussion and the controversy that is going on as far as the timelines are concerned. Then the court held that according to Article 163, the governor is bound to act on the aid and advice of the Council of Ministers unless entitled to use his discretion, and the same was held earlier by the Supreme Court in the case of Shamsher Singh versus State of Punjab. उसके बाद बात आती है कि जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं या नहीं. सुप्रीम कोर्ट गवर्नर के एक्शन पर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं या नहीं. तो कोर्ट ने बोला ऑफ कोर्स द गवर्नर एक्ट्स अंडर आर्टिकल 200 आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. जस्ट बिकॉज ही इज होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन डज नॉट मीन कि जो उसके एक्शंस हैं इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. इसके लिए इन्होंने बहुत सारे केसेस लिस्ट करे थे, जैसे कि SR बोमाई केस में. वहाँ पर भी द कोर्ट हैड हेल्ड दैट द गवर्नर्स एक्शंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. And then they quoted another case also, which is Kihoto Holohan versus Zachillu case. Then इन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट सी बात करी इसमें. इन्होंने आर्टिकल 142 का यूज़ करा, और जो भी 10 बिल्स पेंडिंग थे जो उन्होंने प्रेसिडेंट को दिए थे फॉर कंसिडरेशन आफ्टर द रीपासिंग,
उन्होंने आर्टिकल 142 को इन्वोक करके डीम्ड एसेंट दे दी टू ऑल द 10 बिल्स। अब इन्होंने आर्टिकल 142 का यूज इसलिए करा बिकॉज आर्टिकल 361 में गवर्नर हैज सर्टेन इम्यूनिटी, तो ये मैंडेमस तो इशू नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कहा कि ये जो गवर्नर का जो एक्शन है ये तो बहुत इलीगल था, क्योंकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द रीपासिंग ऑफ द बिल्स ही हैज टू मैंडेटरीली गिव द एसेंट। अब क्योंकि उन्होंने एसेंट नहीं दी तो हम मान लेंगे कि एक डीम एसेंट वो दे चुके हैं, राइट। एंड देन लास्ट में दे डिस्कस्ड लिटिल बिट अबाउट द प्रेसिडेंट्स रोल अंडर आर्टिकल 201। इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि ऑल दो आर्टिकल 201 डज नॉट स्पेसिफाई एनी टाइम लिमिट फॉर प्रेसिडेंट्स एसेंट, द इनएक्शन बाय प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंडेफिनिट, मतलब रीजनेबल टाइम में प्रेसिडेंट को एक्ट करना है। और यहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए भी एक टाइमलाइन प्रिस्क्राइब कर दी दैट दे मस्ट टेक द डिसीजन विद इन 3 months। ऑल्दो इस 3 months की उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन निकाली वो देयर वाज सम सर्कुलर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अफेयर्स, उसे रीड करते हुए इन्होंने इसकी ये टाइम फ्रेम निकाला। बट नाउ इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि हाउ द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर द प्रेसिडेंट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे बिकॉज द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन। He has all the commands. He is the supreme commander of the army. So supreme, and he is the appointing authority of the Supreme Court. So how can possibly the Supreme Court order the president to do certain things? तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, बट आई थिंक दैट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्ज़ाम। हमारे एग्ज़ाम के लिए जो रेलिवेंट था, जो फैक्ट्स रेलिवेंट थे, जो कंटेंशंस रेलिवेंट थी, जो इश्यूज रेलिवेंट थे और क्या कोर्ट ने हेल्ड करा, हमने सब पढ़ लिया है। सो फाइनल ऑर्डर्स हैं कि गवर्नर्स एक्शंस इन विदहोल्डिंग एसेंट एंड रिजर्विंग रीपास्ड बिल्स वर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। The bills are deemed to have assented to by using Article 142. No consequential action by the President on reservation would survive. मतलब such things will be declared non-est, मतलब non-binding. And then the court reasserted respect for federalism and democratic accountability. So this was the case. एंड दिस वॉज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर क्लैट PG। अब इस पर सबके डाइवर्जेंट ओपिनियंस हैं, सम कॉल इट जुडिशियल एक्टिविज्म, सम कॉल इट जुडिशियल ओवररीच। तो ये सबकी अपनी ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस हैं कि वो इस केस को कैसे लेते हैं। सो आई होप everyone is clear with the case, and if there is any doubt, then you can drop down in the comments. I hope you liked the session. Thank you for watching.